मध्य प्रदेश की वादियों में बसा एक गांव है बेरमपुर। देखने में एकदम खूबसूरत और शांत, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे 400 साल पुराना एक ऐसा खौफनाक रहस्य छिपा है जो आज भी लोगों की नींद उड़ा देता है। तो चलिए आज की इस खास चर्चा में बेरमपुर के इसी उलझे हुए रहस्य की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर सच क्या है। बम बम बश, बम बम बश, बम बम बश। ये कोई मामूली शब्द नहीं है। आज से ठीक 400 साल पहले मदन नाम के एक लड़के ने घने जंगल में इन खौफनाक आवाजों को सुना था। रात का गहरा अंधेरा, बिल्कुल सुनसान पगडंडी और पीछे से आती भारी कदमों के साथ ये गूंजती हुई आवाजें, रूह कंपा देने वाला मंजर है ना। अब सवाल उठता है कि ये आवाजें आखिर थीं किसकी? लोक कथाओं की माने तो ये आवाजें निश्चर मूलों की थीं। ये 4 बेहद भयानक आकृतियां हैं जो शनिवार की रात को एक भारी ताबूत लेकर गांव में निकलती हैं। मदन के पिता ने उसे साफ हिदायत दी थी कि अगर इनकी आहट भी मिले तो बस छिप जाना, भूलकर भी इनसे आंखें मत मिलाना। लेकिन मदन से एक बहुत भारी गलती हो गई। उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और इसका नतीजा, अगली सुबह एक बरगद के पेड़ के पास मदन की लाश मिली। उसकी आंखों में मौत का वो खौफ जमा हुआ था जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सके। खैर, इस 400 साल पुरानी खौफनाक घटना से हम सीधा आज के समय में आते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प छलांग। आज के दिल्ली का एक बहुत ही मॉडर्न अपार्टमेंट, जहां मेघना नाम की एक लड़की सुबह 9 बजे पसीने से लथपथ होकर एक भयानक सपने से जागती है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे अतीत का कोई गहरा साया आज के इस तेज-तर्रार आधुनिक जीवन का भी पीछा कर रहा है। और अगर मेघना की उस सपने की बात करें तो वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो खुद को एक घने अंधेरे और कोहरे वाले जंगल में बिल्कुल अकेली पाती है। उसके पीछे एक विशालकाय डरावना पक्षी पड़ा हुआ है और भागते भागते उसे एक ऐसा पेड़ दिखता है जिससे कोई रहस्यमयी हरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ टपक रहा है। सबसे खास बात यह है कि यह महज एक सपना नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो उसका अवचेतन मन किसी भयानक सच्चाई के सामने आने की साफ चेतावनी दे रहा हो। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ मेघना और उसकी रूममेट इशिता का दिल्ली वाला जीवन है, जो पूरा लॉजिकल है। वे प्रोफेसर जयदेव के लिए एक लैब में एंटीडोट बनाने का काम करती हैं, जहां सब कुछ साइंस, प्रैक्टिकल रिसर्च और स्ट्रिक्ट डेडलाइंस पर टिका है। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ है वो प्राचीन लोक कथाओं की पुरानी किताब, जिसे इशिता अपनी लैब की रिसर्च पूरी करने के लिए निकाल कर लाती है। मतलब प्योर साइंस का सामना अब सीधे सदियों पुराने रहस्य और जादू से होने वाला था। और इसी पुरानी किताब में जिक्र मिलता है मृत्युंजय अमृत का। लोक कथाओं में इसे एक ऐसा जादुई अमृत बताया गया है जो पूर्णिमा की रात को एक खास पेड़ से हरे रंग के तरल के रूप में टपकता है। जब मेघना ने यह पढ़ा और किताब में बनी वो तस्वीर देखी तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो पेड़ और वो हरा लिक्विड हूबहू वही था जो वो हर रात अपने उन खौफनाक सपनों में देखती आ रही थी। अब जाहिर सी बात है, ऐसी अनोखी और जादुई चीज के बारे में जानने के बाद कौन होगा जो उसे अपनी आंखों से देखना नहीं चाहेगा। बिना एक भी पल गवाए दोनों लड़कियां बस पकड़कर सीधा बेरमपुर गांव के लिए निकल पड़ती हैं। गांव वालों को शक न हो, इसलिए उन्होंने बड़ी ही चालाकी से एक कहानी बना ली कि वे वहां कॉलेज के एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आई हैं। लेकिन असल मकसद तो कुछ और ही था। लेकिन जैसे ही वो गांव की दहलीज पर पहुंचती हैं, माहौल में एक बहुत ही अजीब और डरावना बदलाव आ जाता है। इशिता और मेघना ने बेरमपुर के गेट के अंदर कदम रखा ही था कि अचानक पूरा मौसम पलट गया। चिलचिलाती हुई धूप पलक झपकते ही एक भयानक तेज आंधी में बदल गई और सूरज काले घने बादलों के पीछे छिप गया। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में सोई हुई किसी बहुत पुरानी और खतरनाक शक्ति को उनके आने की भनक लग गई हो। और बात सिर्फ मौसम के बिगड़ने तक सीमित नहीं थी। इन लड़कियों के आते ही अपशकुन होने शुरू हो गए। गांव के मुखिया के घर में जल रहा दिया अचानक बुझ गया और ठीक उसी वक्त गांव के मंदिर में भगवान की आरती कर रहे पुजारी के सामने रखा पवित्र दीपक भी रहस्यमयी तरीके से बुझ गया। ये सब कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं था। पुजारी को तुरंत एहसास हो गया कि कोई बहुत पुरानी और भयानक शक्ति अपनी सदियों की नींद से जाग रही है। इन सब के बीच इशिता एक बहुत ही चतुर मिडनाइट प्लान तैयार करती है। उनका असली टारगेट तो वो जंगल था जहां वो रहस्यमयी मृत्युंजय अमृत मिल सकता था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने मुखिया के बेटे अनुज का इस्तेमाल करने की सोची। प्लान ये था कि रात के 12 बजे
जब मुखिया और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो जाएं तो वे अनुज के साथ चुपके से निकलेंगे। पहले 400 साल पुराने राजा सूरजभान के खंडर हो चुके राजमहल को देखने जाएंगे और फिर वहां से बहाना बना के सीधा जंगल की तरफ निकल जाएंगे। ठीक आधी रात को बाहर चीखती हुई तेज हवाओं और भयानक आंधी के बीच ये तीनों उस 400 साल पुराने राजमहल के खंडहर तक पहुंच जाते हैं। महल का मेन दरवाज़ा सालों से जाम पड़ा था, इसलिए उन्हें एक टूटी हुई खिड़की के रास्ते उस विशाल और खौफनाक महल के अंदर घुसना पड़ता है। जरा उस माहौल के बारे में सोचिए, बाहर भयंकर तूफान और अंदर सदियों का वो डरावना सन्नाटा। और तभी कुछ ऐसा होता है जो इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देता है। मेघना उस खंडहर को देखकर अचानक कहती है कि ऐसा लगता है कि इस राजमहल को मैंने पहले कहीं देखा है। ये बात सच में बहुत बेचैन करने वाली है, सोचने वाली बात है। एक ऐसी लड़की जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी बेरमपुर नहीं आई, उसे 400 साल पुराने महल का कोना कोना इतना जाना पहचाना कैसे लग सकता है? इससे पहले कि वे इस रहस्य को समझ पाते, महल का माहौल और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है। उन खाली और सुनसान गलियारों में अचानक भारी जूतों की आवाजें गूंजने लगती हैं, जैसे कोई सिपाही वहां गश्त लगा रहा हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। और तभी एक भारी दरवाजा बहुत तेज आवाज के साथ खुलता है और उनके बिल्कुल सामने एक चौंकाने वाली आकृति आकर खड़ी हो जाती है। अब महल के अंदर तो खौफ का ये मंजर था ही, लेकिन बाहर गांव का हाल उससे भी कहीं ज्यादा बुरा हो चुका था। 400 साल पुराना वही खौफनाक मंत्र, बम बम बश, बम बम बश, तेज आंधी की चीखती हवाओं के साथ पूरे बेरमपुर गांव में गूंजने लगा था। गांव का बच्चा बच्चा इस आवाज को पहचानता था और इसे सुनते ही मारे डर के सबकी रूह कांप उठी। आवाज सुनते ही मुखिया और पुजारी हड़बड़ा कर उठ गए थे। उन्हें यह समझने में एक सेकंड की भी देर नहीं लगी कि जो बुराई सदियों पहले दफन हो गई थी, वो निशिर-मोलो अब पूरी तरह से जाग चुके हैं। वो जानलेवा ताबूत उठाने वाले राक्षस एक बार फिर से अपने शिकार पर निकल पड़े थे। ये एक ऐसा खौफ था जिसने पूरे गांव को एक बार फिर से खौफ में डाल दिया और लोग अपने घरों में दुबकने पर मजबूर हो गए। अब कहानी बिल्कुल उस पॉइंट पर आ पहुंचती है जहां दोनों जगह की घटनाएं एक साथ अपने चरम पर है। एक तरफ राजमहल के अंदर मेघना, इशिता और अनुज उस रहस्यमयी आकृति का सामना कर रहे हैं जिसने अभी अभी दरवाजा खोला है, और ठीक उसी वक्त जंगल की सरहद पर जुआ खेल रहे दो गांव वाले संपत और कप्ता सीधे मौत के साए यानी उन निशिर-मोलो से टकरा जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अतीत और वर्तमान की टाइमलाइन अब पूरी तरह से आपस में टकरा गई हो। संपत और कप्ता तो अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गए। उनके सामने जो नजारा था वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। 4 आदमी जिनकी आंखें बिल्कुल लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, अपने कंधों पर एक भारी लकड़ी का ताबूत उठाए उनके बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। हवा का शोर थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन उन दोनों गांव वालों की सांसें मानो हमेशा के लिए अटक गई थीं। और फिर वही हुआ जिसका डर पूरे गांव को था। उन निशिर-मोलो के कंधों पर रखा वो रहस्यमयी ताबूत अचानक चरमराते हुए खुला। उसके खुलते ही अंदर से एक ऐसी खून जमा देने वाली चीख निकली जिसने न सिर्फ संपत और कप्ता के होश उड़ाए, बल्कि वो चीख इतनी भयानक थी कि पूरे बेरमपुर गांव ने उसे सुना। एक ऐसी चीख जो किसी बहुत बड़ी और खौफनाक अनहोनी का सीधा और साफ संकेत थी। तो ये सब हमें सीधा आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर ये मेघना है कौन, और इस 400 साल पुराने राजमहल से उसका क्या गहरा कनेक्शन है? उस ताबूत के अंदर ऐसा क्या था जिसकी एक चीख ने पूरे गांव को दहला कर रख दिया? और सबसे बड़ा सवाल, उस मृत्युंजय अमृत की असल और भयानक कीमत क्या है? ये वो सवाल हैं जो इस कहानी को और भी ज्यादा गहरा और रहस्यमयी बना देते हैं। इन सभी कड़ियों को जोड़कर प्रस्तुत की गई आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही। इस रहस्य को और करीब से समझने के लिए हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद।